हमारे लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था, रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस या रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व है, कोई भी सॉल्यूट सॉल्वेंट में कितना डिसॉल्व है। या फिर मैंने सिंपल एक लैंग्वेज में बताया था आपको कि सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट की ग्राम क्वांटिटी या ग्राम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट्स इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूशन, मतलब सॉल्यूशन के अंदर कितने सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको मैंने आपको बताया था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन दो टाइप की थी, वेट परसेंटेज और दूसरी थी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब मैं कहूँ तो वेट यूनिट्स और वेट वॉल्यूम यूनिट्स। जो ये वेट यूनिट्स थी, इनमें मैंने आपको मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन और मोललिटी के बारे में बताया था। अभी बताया नहीं, लेकिन टॉपिक मास परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन और मोललिटी। मैंने ये भी बताया था कि ये जो यूनिट्स हैं वेट यूनिट्स हैं, मास परसेंटेज, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन, ये क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम के इंडिपेंडेंट है, मतलब इस पर डिपेंड नहीं करती। लेकिन मैंने दूसरी यूनिट भी बताई थी, वेट वॉल्यूम यूनिट्स, जिसमें हमने वेट बाय वॉल्यूम पढ़ा था, मोलरिटी पढ़ेंगे, नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, पीपीएम और पीपीबी। तो ये ऐसी कंसंट्रेशंस थी जो वॉल्यूम और टेम्परेचर पर डिपेंड करती थी। भाई ये ऐसी कंसंट्रेशंस थी जो वॉल्यूम और टेम्परेचर पे क्या करती थी, डिपेंड करती थी। तो आज हम फिर से इन्हीं के बारे में थोड़ी चर्चा चलाएंगे और मेरे हिसाब से इसके बाद आपका कोई टॉपिक शेष नहीं रहेगा। एक सिग्निफिकेंस नंबर है, वो भी मैं बता दूंगा। बाकी सारे चैप्टर्स के ऑल टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं और ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाए, ठीक। तो आज हम बात करेंगे वही वेट यूनिट्स, जिसमें हम B की बात करेंगे, मोल फ्रैक्शन। हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, देखो मैं एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान के चलो मेरे पास कोई A सॉल्यूट है और कोई B सॉल्वेंट है और मिलाकर के ये AB क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं, या फिर आप इसको मिक्सचर भी बोल सकते हैं। A सॉल्यूट है, B सॉल्वेंट है और AB बना रहे हैं, मतलब A B में घुला हुआ है। तो एक बात बताओ मुझे आप,
ए की कोई क्वांटिटी बी में घुली हुई है क्या? पूरा ए घुला हुआ है क्या? पूरा ए घुला हुआ है, लेकिन उसके नंबर ऑफ मोल्स का एक फ्रैक्शन घुला हुआ है, एक हिस्सा घुला हुआ है, मतलब एक हिस्सा डिसॉल्व है। ए का कोई फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फ्रैक्शन डिसॉल्व इन कंपोनेंट बी सॉल्वेंट में, और दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? तो यहाँ बी के भी कोई मोल्स होंगे भाई, यहाँ पे बी के भी क्या होंगे? मोल्स होंगे। जैसे ए के कोई मोल फ्रैक्शन है तो बी का भी कोई मोल फ्रैक्शन होगा। फ्रैक्शन का मतलब होता है, फ्रैक्शन का मतलब होता है, हिंदी में बात करूँ तो मैं हिस्सा, या और अच्छे से बात करूँ तो अंश। अंश का मतलब होता है सम पार्ट, अंश का मतलब होता है सम पार्ट। भाई एक बार मैं बोर्ड देख लेता हूँ, बिल्कुल क्लियर है, नो प्रॉब्लम, एकदम झकास दिख रहा है कि मोल फ्रैक्शन, मोल का कुछ हिस्सा, टॉपिक से ही पता लग रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशंस में, किसी भी सॉल्यूशन में उनमें जो कंपोनेंट्स होगा, जो भी अलग अलग कंपोनेंट्स होंगे, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, उनके मोल का फ्रैक्शन, उनके मोल का फ्रैक्शन क्या बोलते हैं इनको? मोल फ्रैक्शन। अब निकालेंगे कैसे कि यार ए के मोल फ्रैक्शन निकालो अलग से, बी के मोल फ्रैक्शन निकालो अलग से, और ए बी के मोल फ्रैक्शन निकालो अलग से। ए बी का तो क्या मोल फ्रैक्शन होगा? टोटल होगा, ए बी हो जाएगा, ए और बी को जोड़ दो तो टोटल ए बी हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शंस मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। सही है भाई, इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल सॉल्यूशन। ऐसे भी लिख सकते हो आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। बात तो एक ही, कि कहने का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशंस में नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फ्रैक्शन डिसॉल्व है। मतलब कहने का ये है कि द रेशियो ऑफ या द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन। अगर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन निकालने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन। नोट डाउन कीजिए इसे फटाफट, मैं आपको डेफिनेशन वगैरह आप खुद के हिसाब से लिख सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोल
फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। सही है। मैं मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करूंगा, जीटा भी बोल सकते हैं इसको, x। ठीक, इसे नोट डाउन कीजिए, मैं शॉर्टली लिखूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो अगर x a के मोल फ्रैक्शन निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b। अगर कंपोनेंट b के निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ b एन a प्लस एन b। और अगर टोटल मोल फ्रैक्शन निकालने हो एक्स टी बराबर एक्स ए प्लस एक्स बी। और याद रखना, जब कोई फ्रैक्शन मिलता है एक्स ए प्लस एक्स बी तो उसकी वैल्यू हमेशा, उनका सम हमेशा 1 ही होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये है एन ए प्लस एन बी। ठीक, जैसे मैं बात करूं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं हम, अगर इसमें होगा तो मोल फ्रैक्शन नहीं दे रखा है, दे रखा है। दे रखा है, ये अच्छा न्यूमेरिकल है, इसको करो। न्यूमेरिकल लेते हैं अब। मान के चलो मेरे पास H2O, सॉरी मैं एक काम करता हूँ, सिंपल निकालता है वो, एथेनॉल C2H5OH। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है एथेनॉल का? एथेनॉल का हो जाएगा 12, 2 प्लस 5, 6 कर देता हूँ मैं डायरेक्ट, 6 प्लस 16, 24, 16 और 6, 10, 6, 16, 6, 46। मान लो मेरे पास 46 ग्राम अल्कोहल, डायरेक्ट लूँगा मैं। अब तुम बोलोगे सर बहुत सिंपल ले रहे हो, 46 ग्राम इथाइल अल्कोहल, ठीक है। 18 ग्राम, एक काम करता हूँ दूसरा ले लेता हूँ, CH3OH, 12 प्लस 4 प्लस 16, 20 और 32,
12, 20 और 12, 32, 32 ग्राम CH3OH मिथाइल अल्कोहल, ठीक है, और 18 ग्राम एंड 18 ग्राम H2 are mixed and prepare a solution. Calculate mole fraction of each component, ये मेरे मन से लिया है, and total mole fraction of solution. नोट डाउन कीजिए सवाल को कि हमारे पास 46 ग्राम एथाइल अल्कोहल, 32 ग्राम मिथाइल अल्कोहल और 18 ग्राम वाटर, सबको मिला करके एक सॉल्यूशन बना दिया। अब वो सॉल्यूशन में पूछ रहा है कि इथाइल अल्कोहल का तो कितना होगा मोल फ्रैक्शन, मिथाइल अल्कोहल का कितना होगा मोल फ्रैक्शन और वाटर का कितना होगा मोल फ्रैक्शन, उनमें सबका अपना अपना हिस्सा कितना होगा। ठीक, चलो बात करते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना आना चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH, गिवन मास कितना है 46। नंबर ऑफ मोल्स निकालने की पड़ेगी ना पहले, 46 बटे मॉलिक्यूलर मास कितना है 46। अब तुम बोलोगे ऐड सर बहुत सिंपल कर दिया, ये तो सिंपल हो गया। एक नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH, ये कितना है, मैंने लिया ही इतना है 32, गिवन मास है, मॉलिक्यूलर मास भी कितना है 32 सॉरी। एक तुम बोलोगे याह क्या मस्त आइडिया लिया है सर, और ये भी एक ही आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, गिवन कितना है 18, सही है। अब निकालने हैं मोल फ्रैक्शंस ऑफ एथेनॉल, ठीक है। तो एक बार तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH बराबर 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CH3OH बराबर 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O बराबर 1। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए तीनों के, नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए 1 + 1 + 1 बराबर 3, ठीक है। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H5OH, या आप ऐसे लिख सकते हो, जीटा बराबर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल A अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या करोगे, कितने आए थे इसके 1/3। इसी टाइप से मोल फ्रैक्शन ऑफ CH3OH, तो इसका भी वही आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
CH3OH अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स 1/3। और वाटर का भी कितना आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O NH2O अपॉन टोटल नंबर 1/3 लिख रहा है क्या? 1/3 ये पर के मोल फ्रैक्शन निकाल दिए, देख समझे। पहले ए का मोल निकाला, ए के मोल अपॉन टोटल मोल, बी के मोल अपॉन टोटल मोल, सी के मोल अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। टोटल मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, भाई XA प्लस X प्लस X 3 1 1 एकम आया। तो ये कहानी थी मोल फ्रैक्शन। आप चाहो तो इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, और भी शॉर्टकट सिंपल। देखो पहले से नोट डाउन कर लीजिए। भाई करना कुछ नहीं है, आपको प्रत्येक कंपोनेंट के, एवरी कंपोनेंट के एक एक कंपोनेंट के पहले मोल्स निकालने, फिर उसके बाद में मोल फ्रैक्शन निकालना। या फिर आप डायरेक्ट मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाओ, वो भी कर सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है आप सवाल को किस तरीके से सॉल्व करते हो। देखो मैं इसको मिटाता हूँ, एक और तरीका है अपने पास। देखो 46 32 और 18 यही था। क्या करते तुम, यही करते XC2H5OH, ठीक। नंबर ऑफ मोल C2H5OH अपॉन NOH प्लस N प्लस N, यही करते। क्या करते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना होता है 46, मॉलिक्यूलर कितना था 46, इसका गिवन कितना था 32, इसका कितना था 18। बात तो वही है, 1/1 प्लस 1। और एक और भी तो रह गया, इसका भी तो रह गया 46/46। कितना आता, 1/3 आता कि नहीं आता। बात तो वही है, मैंने पहले मोल्स निकाल दिए, यहाँ डायरेक्ट कर लिया। इसी टाइप से XOH NOH अपॉन N वही प्लस N वही, क्या करोगे 32/46 46 18 18 प्लस 32 वही 1/। नेक्स्ट में क्या करते हैं, NH2O नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, वहां पहले अलग से निकाल लेते हैं, मैंने एक साथ कर दिया टोटल। क्या करोगे 18/46/32 अपॉन 18 1/1 प्लस 1 प्लस 1 बराबर 1/। XT कैसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन। टोटल आता, ये है इसका
मोल फ्रैक्शन का न्यूमेरिकल। आगे समझ में? तो ये थी बात, दो तरीके बता दिए मैंने आपको, आप चाहो जैसे कर सकते हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोललिटी। अब हम बात करेंगे मोललिटी। हटा देता हूं, इसका तीसरा कंसेप्ट है ये बोर्ड को बहुत दम लगा करके काम करना पड़ता है। मेरा लेक्चर सिर्फ एक बच्चा देखता है, तनोट, यानी कनोट क्या नाम है उसका, तनोत सिंह। थैंक यू सो मच डियर, आप मेरे लेक्चर को देखते हो। अब हम बात करेंगे मोललिटी। सी इसी का है, मोललिटी, LAL, नॉट अ रिटी, लिटी, मोललिटी। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व सॉल्यूट के नंबर्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 kg सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स of solute dissolved in 1 kg solvent is known as मोलालिटी। 1 किलोग्राम में घुले हुए सॉल्यूट के मोल्स के नंबर, सॉल्यूट के मोल्स के नंबर, 1 किलोग्राम में घुले हुए सॉल्यूट के मोल्स के मोलालिटी। एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको स्मॉल नेम से करूंगा, बराबर नंबर of moles of solute upon solvent in kg। है ना? ये कैसे निकालते हो आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, तो ऊपर चला जाएगा भाई। गिवन मास अपॉन m मॉलिक्यूलर मास अपॉन सॉल्वेंट इन केजी। यह है मोललिटी कि सॉल्वेंट में डिजॉल्व सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, और सॉल्वेंट हमेशा 1 किलोग्राम होना चाहिए। मैंने क्या होता है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में डिजॉल्व नंबर ऑफ सॉल्यूट, ठीक। मोललिटी का कोई फॉर्मूला भी नहीं है। एक बात बताओ, अगर आपको मान लो डेंसिटी देता है तो डी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से डी दे रखा है तो एम निकाल सकते हो आप, डी भी कर दो, ठीक है। खैर इतना ज़्यादा नहीं पूछता, अब पूछ भी लेता है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास अपॉन सॉल्वेंट इन केजी, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू सॉल्वेंट इनटू
केजी। जैसे मैं बात करूं कि दस ग्राम सोडियम क्लोराइड 1 किलोग्राम में घुला हुआ, भाई 10 ग्राम NaCl 1 kg में डिज़ोल्व है। क्या करोगे? 10 ग्राम सोडियम क्लोराइड की मोल्स बना लो या फिर डायरेक्ट वो रख दो। 10 गिवन है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है सोडियम क्लोराइड का? 58। 1 kg मतलब 1, सिंपल सी बात है, 10/58, 1/5.8। इसको यहाँ से 10 लगा दो, सॉल्व कर सकते हो। तो ऐसे आपको निकालना है, केजी को ग्राम में बदलो तो 1000 से गुणा कर दो, ठीक है। ये थी मोलारिटी। अब मैं बात करूंगा वेट वॉल्यूम यूनिट्स। वेट वॉल्यूम जो टेम्परेचर वॉल्यूम पे क्या करती है? डिपेंड करती है। हम बात करेंगे वेट वॉल्यूम इनमें हम बात करेंगे सबसे पहले वेट बाय वॉल्यूम। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ वेट वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब कोई ग्राम लीटर में घुला हुआ होगा, वो ग्राम में घुला था, W/W मास परसेंटेज, यहाँ ग्राम लीटर में घुला हुआ होगा। भाई वहाँ मास परसेंटेज थी, यहाँ पे लीटर में घुला हुआ है, कोई भी लीटर में। वहाँ मास के साथ रिलेशन है, मास के साथ रिलेशन है। इसके लिए कुछ नहीं, 100 ml सॉल्यूशन में टोटल ग्राम ऑफ सॉल्यूट, टोटल नंबर ऑफ ग्राम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्यूट is dissolved in 100 ml solution. ग्राम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। यहाँ लिख लो ग्राम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml solution is called या is known as वॉल्यूम परसेंटेज। ये तो जनरल सी बात। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अपॉन V परसेंटेज बराबर नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन इन 100 ml। ये लीटर है तो लीटर उसको 1000 से गुणा कर दो, 100 ml के लिए 1000 से गुणा कर देते लीटर को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, हाँ ठीक। मोल्स नहीं निकालने यहाँ, डायरेक्ट ग्राम। मोल्स नहीं निकालने यहाँ पे। जैसे कोई बोलता है आपसे, एग्जाम्पल है 5%
W/V of C2H5OH solution. 5% W/V of C2H5OH solution मतलब परसेंट मतलब 100, 5 ग्राम 100 ml में घुला हुआ, 5 ग्राम 100 ml में घुला हुआ, 5 ग्राम 100 ml में घुला हुआ है। 50 अगर आप इस 50 को यहाँ परसेंटेज पे रखोगे, यहाँ रखोगे, यहाँ निकालना है, और यहाँ 100, यहाँ 1000, तो यहाँ से तो बचेगा 10, ये और ये, ठीक। खैर ये थोड़ा उल्टा हो गया, लेकिन आप इसका बोलने का मतलब ये है कि 5% W/V ऑफ C2H5OH सॉल्यूशन का मतलब है कि 5 ग्राम 100 ml में क्या है, डिज़ोल्व है। 5 ग्राम 100 ml में डिज़ोल्व है। इसके बाद में 3 टॉपिक बचते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा। आज तक के लिए इतना सफिशिएंट है आपको। थैंक यू सो मच।